हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आजकल हमारी चल रही है पॉइंटर्स की सीरीज और बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन है कि भैया पॉइंटर्स पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पॉइंटर सिर्फ एड्रेस ही तो स्टोर कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे किसी वैल्यू को मैनिपुलेट करना है या फिर चेंज करना है तो अगर मेरे पास उस लोकेशन का एड्रेस है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं और वो चेंजेस होते हैं हमेशा परमानेंट। पर भैया ये सेम चीज हम रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों हम पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं फिर, वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा बात तो सही कही, लेकिन पॉइंटर का जो यूज केस है उससे भी कहीं ज्यादा है और आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कि भैया पॉइंटर का असली यूज हम क्यों कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे आज सबसे पहली बात मेमोरी मैनेजमेंट। जब मैं अपने कोड को लिखता हूं और उसको रन कराता हूं तो उसको कहीं तो मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, क्योंकि जब मेरे पास डेटा है वो कहीं तो सेव होता होगा। हाँ जी भैया, तभी वो प्रोसेस होता होगा। हाँ जी भैया, तो वो डेटा जाके सेव किस लोकेशन पे होता है, कहां पे होता है, वो चीज मुझे कैसे पता चलेगी, आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर n है, सी इन n, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। मैंने इंटीजर ARR ले लिया। क्लियर है ये? हां जी। तो मैंने यहां पे करा क्या है, मैंने एक इनपुट लिया है n और उतने ही साइज का मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बोला है ये ऑपरेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता स्टैंडर्ड C++। इसका रीजन मैंने आपको पहले भी दिया था, आज भी दूंगा जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप मान लो कि ये ऑपरेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो इसका अल्टरनेटिव हमने STL में ढूंढ लिया था कि भैया STL में ये चीजें अलाउड हो जाती हैं कि जितने साइज का मुझे एरे चाहिए वो मैं बना सकता हूं STL के ऐसे करके। क्या कोई और तरीका नहीं है कि जहां पे मैं इसी को यूज करके मेमोरी एलोकेट करा पाऊं और मुझे कोई एरर भी ना आए? क्या कोई तरीका है? मैंने कहा जी है, बिल्कुल है। अगर आपको ऐसे करके अगर आप मेमोरी एलोकेट कराते हैं, यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दें तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे n रखते हैं और यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई बता कि कितने साइज का तुझे एरे चाहिए, तो वो मुझे एरर दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ तरीका मैं ढूंढ लूं जिससे मुझे मेमोरी एलोकेशन हो जाए, इसको छोड़ के। तो चलो इसको आज हम अच्छे से डिबग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हो नहीं, तो फ्यूचर में आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, राशन की खोलनी पड़ेगी, नहीं खोलनी पड़ेगी? हाँ जी भैया। तो किसकी दुकान खोलोगे बताइए। तो मान लो आपने एक नई दुकान खोली है और पहला दिन है आपकी दुकान का और आप सामान लोड कर रहे हैं अपनी दुकान में। तो आपकी दुकान में सामान आ रहा है, चीनी आई, आटा आया, तेल आया, ऐसी बहुत सारा सामान आया। अब आप उस सामान को क्या करोगे, उठा के दुकान के अंदर रखोगे। अब जब आप उस सामान को उठा के दुकान के अंदर रख रहे हो तो आप किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हो बताइए। एक तरीका ये हो सकता है, मान लो ये मेरी दुकान है, अब ये पूरी खाली है, पूरी की पूरी क्या है, खाली है। आपके पास सामान आया ऐसे, हाँ जी भैया, और मान लो तेल आया तो हमने तेल को यहां पे स्टोर कर दिया। क्लियर? फिर आपके पास आटा आया, आटा आपने यहां पे लगा दिया। उसके बाद फिर आपके पास आया जीरा, तो आपने जीरा यहां पे रख दिया। फिर आपके पास और आया सामान शुगर, आपने यहां पे स्टोर कर दिया। तो मतलब मैंने एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर वे में सामान को अरेंज कर दिया। करा नहीं करा? हाँ जी। पहले मैंने आगे रखा, उसके बाद रखा, उसके बाद रखा, उसके बाद रखा, इस तरीके से मैंने सामान को अरेंज कर दिया। क्या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो हम अक्सर लाइफ में करते हैं। मान लो आपकी दुकान में आटा आया, आपने देखा जगह कहां पे खाली है, आपकी नजर यहां पे पड़ी, आपने आटा को यहां पे रख दिया। क्लियर? हिंदी अच्छी है ना मेरी? हाँ जी भैया। उसके बाद आपका और सामान आया तेल, आपने देखा कहां पे जगह खाली, आपको यहां पे दिखी, आपने यहां पे डाल दिया। फिर आपका और सामान आया शुगर, आपने उसको यहां पे डाल दिया।
आप मतलब जो सामान आ रहे हैं उसको स्टोर कर दे रहे हो जहां पे आपको जगह खाली दिख रही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यही दो तरीके होते हैं। हाँ जी, मैंने कहा सेम चीज मेरे कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है। उन्होंने यही जो रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम था कि भाई कुछ सामान आ रहा है, या तो मुझको ऐसे करके अरेंज कर दूं या ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दूं। तो सेम जब मेरे पास डेटा आता है तो डेटा को भी मैं ऐसे ही स्टोर करता हूं, या तो मैं ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दूं या फिर ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दूं। अब मान लो ये आपका मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। इस मेमोरी के दो टुकड़े हो रखे हैं, दो टुकड़े हो रखे हैं, अज्यूम कर लो। हाँ जी, आपका कुछ डेटा आया, आपने उसको यहां पे डाल दिया। आपका और डेटा आया, आपने बोला चलो इसके ऊपर जगह खाली है, यहां पे रख दो। और डेटा आया, आपने उसको यहां पे डाल दिया। इस तरीके से आप एक एक करके चीजों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रहे हैं, और इसी को मैं कहता हूं स्टैक। क्लियर है? हां जी भैया। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये डेटा है, इसको सेव करो। आपने यहां पे जगह देखी, आपने यहां पे वो डेटा को डाल दिया। फिर आपने यहां पे जगह देखी, आपने इस डेटा को यहां पे डाल दिया। और डेटा आया, आपने उसको यहां पे डाल दिया। तो जब मैं इस तरीके से मेमोरी एलोकेट कराता हूं तो इस मेमोरी का नाम क्या होता है भैया? इसका नाम होता है हीप। तो मेरी मेमोरी भी ऐसी ही बटी हुई होती है, दो हिस्सों में। हमने उसके दो पार्टीशन कर दिए। अब कब मुझे हीप को यूज करना है, कब मुझे स्टैक को यूज करना है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मानो कि भाई जब कुछ डेटा आ रहा है तो मेरे पास दो ही तरीके हैं उसको स्टोर करने के, या तो मैं यहां ऐसे करके स्टोर कर दूं या फिर इस तरीके से स्टोर कर दूं। ठीक, तो क्या मैं इसको स्टैक बोल सकता हूं? हां जी भैया। क्या मैं इसको हीप बोल सकता हूं? हां जी भैया। अब यहां पे एक चीज और होती है। मान लीजिए आपकी मेमोरी का साइज है 4 GB। इन जनरल जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें जो स्टैक का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 8 MB, 10 MB, 12 MB, 14 MB, 16 MB। बाकी पूरा इसी को मिला रहता है हीप को, 4 GB में से। क्लियर है? हां जी भैया, ये क्लियर है। अब हम सीखते हैं क्या कि भाई जब मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो प्रोग्राम रन करने के लिए वो कहीं तो स्टोर होगा। आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, एरे क्रिएट किया, कुछ भी किया, वो कहीं तो जाके स्टोर होगा। हाँ जी, तो क्या वो स्टैक में स्टोर होगा या हीप में स्टोर होगा? तो देखो बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो सब कुछ मेरा स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है। और मैं इस वाली मेमोरी को स्टैटिक मेमोरी भी बोलता हूं और इसको मैं डायनेमिक मेमोरी भी बोलता हूं। अभी हम ये भी समझेंगे इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं एक कोड लिखता हूं इंट में, इंट x y z, x के अंदर 10, y के अंदर 20 और z के अंदर 30। इस टाइप से मैंने अपने कोड को लिखा। जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, मैंने कंपाइलर रन किया, इसको मेमोरी एलोकेट होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक वेरिएबल x है, एक y है, z है, इनको मेमोरी चाहिए होगी, है ना, स्टोर कराने के लिए। तो मान लो मेरी मेमोरी ये रही, ठीक, ये दो पार्टीशन में बटा हुआ है, ये स्टैक है, ये हीप है। तो मैंने आपको बोला था ये क्या करता है, इस फंक्शन को उठाएगा और सीधा इस स्टैक के अंदर डाल देगा। क्लियर है? हां जी भैया। तो ये मान लो अभी इनिशियली ये खाली था तो उसको यहां पे जगह मिल गई। किसको? मेरे मेन फंक्शन को, मेन वाले फंक्शन को। क्लियर है ये? हां जी भैया। अब इसी मेमोरी लोकेशन पे वो x को, y को, z को जगह दे रहा होगा कि भाई x तू यहां पे रह जा, y तू यहां पे रह जा, z यहां पे रह जा। तो इसने इतनी मेमोरी क्या कर ली है, कंज्यूम कर ली है। क्लियर है? हां जी भैया, ये मेरा क्लियर है। अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने एक f1 फंक्शन कॉल किया, f1 फंक्शन, ठीक, फिर मैंने f2 फंक्शन कॉल किया, और f3 कॉल किया। ये मैं क्या कैसे लिख रहा हूं, f3। ये तीन फंक्शन कॉल मैंने लगाए, ठीक। तो यहां पे मैंने f1 को डिफाइन कर रखा होगा कहीं पे ऐसे करके, यहां पे अंदर कुछ कोड पार्ट होगा, फिर f2 होगा, यहां पे कुछ कोड पार्ट होगा, ठीक।
फिर यहां पे F3 है, यहां पे कुछ कोड पार्ट है। ठीक, अब यहां पे एक काम और करता हूं, ये F3 को थोड़ा इधर को लिख देता हूं, void F3, और यहां पे मैंने फिर F1 को भी कॉल कर दिया, मान लीजिए। बस इस टाइप से मेरा कोड दिख रहा है। अब इसको मेमोरी एलोकेट कैसे होगी, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट होती है यहां से, पहले ही वो सबको मेमोरी नहीं देगा, किसी को मेमोरी देगा, इनिशियली ये खाली रहेगा। ठीक, उसने यहां से मेन फंक्शन को रीड करना स्टार्ट किया, उसने देखा अच्छा ये मेरा मेन फंक्शन है, इसे उठा के यहां ले आओ। ठीक, जिसको जो जो चाहिए उसको उतनी उतनी मेमोरी देते जाओ। तो एक्स वाई जेड को मेमोरी मिल गई स्टैक में। हाँ जी, अब उसने F1 देखा, F1 के लिए क्या लगा, फंक्शन कॉल, उसने F1 पे गया, F1 पे गया। ठीक, अब ये एक फंक्शन है, इंटरमीन भी एक फंक्शन ही था, ये मेन भी तो फंक्शन ही है। हाँ जी, तो ये F1 भी फंक्शन ही है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल वगैरह होंगे, ऐसी A B C कुछ होंगे। हाँ जी भैया, उनको स्टोर भी कराना पड़ेगा मुझे, कहीं कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा। हाँ जी भैया, तो वो कहां स्टोर होंगे, वो भी मेरे स्टैक के अंदर स्टोर होंगे। तो इसके बाद मेरा F1 को जगह मिल जाएगी इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मान लो यहां पे मैंने जो भी काम किया, इसके अंदर जो भी काम किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, इसने काम कंप्लीट कर दिया और मैं F1 से बाहर आके फिर से यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, F1 का काम कंप्लीट हो गया, अब मैं F2 पे आ गया। जैसे ही F1 का काम कंप्लीट हो गया, इसका सिंपल सा काम है कि अब F1 का काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको यहां से मेमोरी से हटा दीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना, उसको मेमोरी से गायब कर दो। जैसे ही आपका काम कंप्लीट, जो आपने करना था कर लिया, आपको जितनी स्पेस चाहिए मैंने दे दी, आपको अपने वेरिएबल को स्टोर कराना आपने करा दिए। जैसे ही आपका काम खत्म, मेरा फंक्शन खत्म हुआ, मैंने आपसे जो मेमोरी मैंने आपको दी थी वो मैंने आपसे वापस ले ली। क्लियर? अब मैं F2 पे जाऊंगा, F2 फंक्शन कॉल किया इसने यहां पे। ठीक, यहां पे भी कुछ वेरिएबल वगैरह होंगे, उनको भी क्या चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी। तो सबसे पहले F2 को उठा के मेमोरी एलोकेट कराता है, ऐसे करते हुए। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब जैसे ही F2 का काम कंप्लीट हुआ, सेम होगा कि वो F2 में वापस आएगा, अब F3 से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। F2 का काम कंप्लीट हो चुका है सारा, तो भैया F2 से बोलेगा कि भाई तू अपनी मेमोरी वापस दे दे मुझे, तेरा काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, जगह कम है स्टैक के पास। वो ऐसे ही काम करता है। क्लियर? हाँ जी। अब मैंने F3 को कॉल किया, मैं F3 पे आया, void F3। ठीक, अब जब मैं F3 पे आया तो F3 को मेमोरी मिलेगी। हाँ जी भैया क्लियर। मैं F3 के अंदर घुसा, मैंने वहां पे देखा, वहां पे F1 भी लिखा हुआ है, एक और फंक्शन लिखा हुआ है। वो कह रहे कि मैं एक दूसरे फंक्शन को कॉल करूं। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया F1 वाले, ठीक, फिर से इसके अंदर कुछ वेरिएबल वगैरह होंगे, उनको भी मुझे मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। हाँ जी भैया, तो भैया इसके ऊपर आ जाएगा F1। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मान लो F1 ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक, जैसे ही F1 का काम कंप्लीट, वो वापस कहां आएगा, यहीं पे आज वापस आ जाएगा। ये मैंने F1 को कॉल किया था, F1 ने जो भी आंसर लाके दिया मुझे दे दिया, अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। F1 को बोलो मेमोरी से हट जाए। क्लियर है ये? हाँ जी भैया क्लियर है। अब यहां पे जो F3 था, उसने भी अपना सारा काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो अब जब F3 का काम भी कंप्लीट, तो F3 को भी हटा दो वहां से। तो ये काम मेरा कंप्यूटर खुद करता है, जो मेरा कंपाइलर वगैरह होता है खुद इसको हैंडल करते हैं। जब F3 का काम भी कंप्लीट हो गया, जब वो नीचे आया, उसने कुछ लिखा नहीं है, इस सेमीकोलन से बाहर निकला, खत्म। ठीक, जैसे ही वो मेन फंक्शन से भी बाहर निकल गया, उसके बाद वो बोलेगा कि भैया मेन फंक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जो जो मुझे करना था, अब मेन फंक्शन को भी हटा दीजिए यहां से। सिंपल, अब मेरा स्टैक खाली हो चुका है। इस तरीके से मेरी चीजें वर्क करती हैं कि भाई मैं किसी को मेमोरी एलोकेट करा रहा हूं, और फिर जब एक बार मैंने एलोकेशन करा दिया, उसके बाद उससे छीन भी ले रहा हूं। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये मुझे पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि भैया जब मैं ये मेन फंक्शन था, इसको स्टैक में ले जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, जो भी आप ये वेरिएबल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ मेमोरी लेंगे नहीं लेंगे? हाँ जी, उन्हें कहीं स्टोर तो करोगे ना, करोगे नहीं करोगे? हवा में कहीं तो स्टोर होंगे नहीं, मेरे सिस्टम में ही होंगे। तो इसलिए उसको कहां स्टोर कराते हैं, स्टैक के अंदर। क्लियर है? हाँ जी। जब मैंने वो स्टोर करा लिया, उसके बाद मान लो इसने F3 को कॉल किया था जब,
तो भैया F3 का डेटा भी सेव करना पड़ेगा जब उसने F3 को कॉल किया, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ वेरिएबल वगैरह रहेंगे। तो फिर F3 को मेमोरी मिली। F3 ने बोला मेरे कंप्लीट होने से पहले मुझे F1 का रिजल्ट चाहिए। जब मैं F1 को कॉल करूंगा तो F1 भी इसके ऊपर आ जा रहा था। अब जैसे जैसे जिसका काम कंप्लीट होता जाता है ऊपर से चीजें हटती जाती। इसलिए आई होप आपको ये समझ आया। अब इसको स्टैक ही नाम क्यों दिया? देखो स्टैक क्या होता है, सिंपली एक प्लेन होगा, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, फिर पांचवी प्लेट। तो ये क्या होता है? प्लेट का क्या बोल सकता हूं? स्टैक बोल सकता हूं। हाँ जी। अब इससे जब मैं डेटा निकालता हूं तो ऊपर से निकालता हूं, सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट को ही उठा सकता हूं, तो मैंने ऊपर वाली प्लेट उठा ली, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको और लास्ट में खाली। तो मेन ये भी तो ऐसी काम कर रहा था, पहले मेन फंक्शन, फिर अगला, फिर अगला 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 अगला, ऐसे करते हुए जब बाहर निकाल रहा था टॉप वाला पहले बाहर निकल रहा था, फिर अगला वाला बाहर निकल रहा था, अगला वाला बाहर निकल रहा था, ऐसे ही हो रहा था। हाँ जी भैया, ऐसी ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी। घबराइए मत कि भैया ये फंक्शन कॉल में मेमोरी एलोकेशन ऐसा क्यों हो रहा है। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि ये चीजें ऐसे ही एग्जीक्यूट होती हैं। उसके पीछे के मैंने आपको रीजनिंग दे दिया, और इसको और ज्यादा डिटेल में जब हम अपना रिकर्सन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पे हम इसको और ज्यादा डिटेल में जानेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी और बेटर हो। पर अभी के लिए ये ऐसे ही आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, जो मैंने इसकी रीजनिंग बताई आप उसको मान सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये चीजें मुझे यहां तक क्लियर है। अब आप बोलोगे कि भैया अगर मुझे हीप से मेमोरी चाहिए, क्योंकि हीप तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो हीप की मेमोरी मैं कैसे यूज कर सकता हूं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट तो हर कोई स्टैक के अंदर भेज रहा कि भैया जो चाहिए स्टैक से मिलेगा, हीप तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हीप की शक्तियों को कैसे जलाऊं कि भैया मुझे हीप से चाहिए मेमोरी, मुझे अपने डेटा को हीप में सेव कराना है, वो कैसे करूंगा? और उससे पहले जो हमारा एक मेन क्वेश्चन आएगा वो होगा ये वाला कि ये अलाउड क्यों नहीं था? होगा नहीं होगा? हाँ जी भैया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक इंट मेन फंक्शन ऐसे करते हुए। हाँ जी, मैंने एक इंट एन लिया और सी इन एंड कर दिया। इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। ठीक, अब मान लो मेरा मेन फंक्शन इसके अंदर लोड हो रहा है। ठीक, हाँ जी भैया, यूजर ने एन की वैल्यू बहुत बड़ी डाल दी, मान लो आपका इसका साइज 8 MB है। ठीक, आपको बताइए एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। ठीक, और आप बोल रहे हो कि मुझे 1 लाख चाहिए, 1 लाख साइज का एरे चाहिए, यूजर ने बोला, और वो रिक्वायरमेंट ये फुलफिल ही नहीं कर सकता। कौन? मेरा स्टैक। मांग तो कुछ भी सकता हो, अगर तुम यूजर से पूछ रहे हो कि भाई ये बता कितने साइज का चाहिए, और उसने कह दिया भैया 1 लाख साइज का मुझे एरे चाहिए, एंड उसने 1 लाख डाल दिया। जब उसको मेमोरी एलोकेट हो रही थी कि भैया मुझे 1 लाख साइज का चाहिए, तो जब उसने देखा यार स्टैक के अंदर तो आ ही नहीं सकता ये डेटा, स्टैक के अंदर तो आ ही नहीं सकता, इतनी मेमोरी मेरे स्टैक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊं, तो वो क्या मारेगा? एरर मारेगा। इसीलिए उन्होंने इस चीज को रोका है सीधा कि भाई आप स्टैक में ऐसे करके इनपुट नहीं ले सकते, आप ये कर सकते हैं बिल्कुल इंटीजर एरे 100, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं कि मैं कंपाइल टाइम में ही मैं पहले ही बोल दूं कि भैया मुझे इतनी ही मेमोरी चाहिए। जब मैं कंपाइल करूं कोड को तो मुझे उसी टाइम पे पता चल जाए कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, ना कि मुझे रन टाइम में पता चले। जब मैं कोड को रन करता हूं उसी टाइम तो पूछता हूं कि भाई बताओ कितनी मेमोरी चाहिए, उसी टाइम पूछता हूं ना कि भैया एन इनपुट में, उसने कहा 1 लाख, और रन टाइम में आपका एरर आ गया। लेकिन जब ये होता है कि भाई जब मैंने पहले ही उसको बता दिया कंपाइल टाइम में, जब कोड को कंपाइल करता हूं वहीं पे मैंने बता दिया कि भैया मुझे 100 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, 100 इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पे मुझे मेरा आंसर लेके दे देगा, ये लो। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट ये हो सकता है कि भैया अगर मैंने ये कर दिया, ये यहां पे भी तो मैं 1 लाख कर सकता हूं, ये 1 लाख, मान लो 1 लाख ही हो, ठीक है, 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, चलो 6 ही ले लेते हैं। अगर मैंने ये कर दिया तो क्या अब मुझे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? क्योंकि मुझे पता है ये 8 MB है। हाँ जी, और ये कितना मांग रहा है? 1 लाख बाइट के अराउंड मांग रहा है, तो क्या अब मुझे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इस केस में? मैंने कहा यार इस केस में भी नहीं होगी, और ये भी एरर देगा, लेकिन ये एरर एक्सेप्टेबल है, ये वाला एरर एक्सेप्टेबल है।
क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन मुझे खुद को पता है, जो कोड इंसान खुद लिख रहा है ना, उसको पता है कि भैया जब मेरे स्टैक का साइज इधर है तो मुझे उसी हिसाब से मेमोरी लेनी है, उससे ज्यादा मेमोरी नहीं लेनी है। क्योंकि ये वैल्यू तो मैं खुद ही लिखता हूं ना, ये वैल्यू मैं यूजर से पूछता हूं। तो जब मुझे पहले पता कि यार इतनी मेमोरी मुझे मिल ही नहीं सकती, तो हमने कोड में मैं इतनी की रिक्वायरमेंट करूंगा ही नहीं। अगर गलती से मैंने कर भी दिया तो मुझे उसी टाइम मेरी मिस्टेक का एहसास हो जाएगा कि नहीं भाई, ना कि जब मेरा कोड रन हो रहा है उस टाइम पे पता चल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी कोड को रन करते हो, अभी तो यूं आपका आंसर मिल जाता है ना, चुटकी बजाती ही, हाँ जी भैया चुटकी बजाती ही मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी प्रोसेस होती हैं वो कई घंटे भी ले सकती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। और वहां पे अगर आपने ये गलती कर दी कि भाई प्रोसेस रन हो रही है 1 घंटे तक, और आप वहां पे पूछ रहे हैं बीच में कहीं यूजर को कि आपके प्रोसेस को चलते चलते 1 घंटा हो गया, और अब आप पूछ रहे यूजर को कि भैया तुझे कितना साइज का एरे चाहिए, और उसने इतना बड़ा नंबर दे दिया जिसकी आप रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो वहां पे उसने एरर दे देगा, वहां पे आपका कोड वहीं पे खत्म हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तो आपका कोड पहले कंपाइल होगा। क्या होगा? कंपाइल होगा कि भैया ये जो चीजें मुझसे मांग रहा है, इतनी रिसोर्सेज मेरे पास है भी या नहीं है। अगर नहीं हुई तो पहले मना कर देगा कि भैया इतनी रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं, तो मैं इस प्रोसेस को रन ही नहीं करूंगा, मैं इस प्रोसेस को रन ही नहीं करूंगा। कंप्यूटर पहले ही देख लेता है कि भैया इसने क्या क्या कर रखा है, ये कितनी मेमोरी मुझसे मांग रहा है, ठीक, ताकि मुझे वो एक्स्ट्रा 1 घंटा जो मैं कर रहा था ना, इस कोड को रन कर रहा था, फिर 1 घंटे बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि भैया मुझे 1 लाख साइज का एरर वो चाहिए एरे, और वहां पे मुझे पता चला अरे यार 1 घंटा तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ये चीज अगर मुझे पहले ही पता चल जाती तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। तो आई होप आपको ये चीज साइंस बनाई होगी। हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अब साइंस बना रही है, ठीक, हाँ जी भैया। अब ये तो आपको पता चल गया। अब मैं बोल रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस हीप में मेमोरी एलोकेट हो तो कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है इसका साइज बड़ा है, यहां पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूं। मुझे बहुत बड़ा साइज का एरे चाहिए तो मैं यहां से उसको उठा सकता हूं आराम से, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो हीप से मैं कैसे बोलूंगा कि भैया मुझे इतने मेमोरी दे दे मुझे अपने डेटा को सेव करने के लिए, वो कैसे होती है? वो बहुत आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, और आप चाहते हैं कि उसको मैं मेमोरी एलोकेट कराऊं हीप वाले रीजन में। ये आपका मेमोरी हो गया। अब मैं चाहता हूं उसको जो मेमोरी मिले वो मुझे इस हीप वाले रीजन में मिले, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा बहुत ही सिंपल काम है। इसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है न्यू, जो हीप को एक्टिवेट कर देता है कि भाई अब जो मेमोरी का एलोकेशन होगा, जो भी मेमोरी से चाहिए होगी वो उसे हीप रीजन से मिलेगी। क्लियर? हाँ जी। तो मैं लिख दूंगा न्यू, ठीक, हाँ जी। मुझे किस वेरिएबल के लिए चाहिए? इंट के लिए, है ना। इंट के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, हाँ जी। कितने बाइट चाहिए? 4 बाइट चाहिए, हाँ जी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भैया मुझे इंट के लिए ना मेमोरी एलोकेट करा दो हीप में। तो ये क्या करेगा, यहां ढूंढेगा जगह, देखेगा अच्छा ये मेरा 4 बाइट है, ये तुम रख सकते हो, यहां पे तुम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक। इस लोकेशन में, कौन सी लोकेशन में? इस लोकेशन में तुम अपने डेटा को सेव करके रख सकते हो। तो ये बता देगा इसको इसकी लोकेशन का एड्रेस, ठीक, कि तुम यहां पे इसको सेव कर सकते हो। तो ये न्यू इंट क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करके देता है। कहां का? हीप का, जहां पे उसको मेमोरी एलोकेट हुई है। मान लो इस मेमोरी लोकेशन का नाम है 500, तो ये इसको 500 रिटर्न करके दे देगा कि 500 लोकेशन में तो अपने डेटा को सेव करके रख सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। तो न्यू से क्या होता है, मेरा हीप रीजन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। अब जितनी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है मुझे, वो मैं यहां पे लिख सकता हूं। मुझे इंट टाइप का चाहिए तो मैं इंट यहां पे लिख दूंगा, फ्लोट चाहिए फ्लोट लिख दूंगा, कैरेक्टर चाहिए कैरेक्टर लिख दूंगा, जो चाहिए मैं यहां पे लिख दूंगा, और वो वहां पे मुझे मेमोरी एलोकेट करा देगा कि भैया ये रीजन ये यहां पे खाली है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। अब मैं उस रीजन को एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? उसका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं उसके पास जा सकता हूं। हाँ जी। तो ये उसका एड्रेस रिटर्न करके देता है, तो उस एड्रेस को मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा किसके अंदर? भैया पॉइंटर के अंदर। तो मैंने बना दिया पॉइंटर, ठीक, और वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? एक इंट टाइप की वैल्यू का। इस टाइप से चीजें एग्जीक्यूट होती है। क्या ये आपको क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। इस टाइप से अगर मुझे फ्लोट के लिए चाहिए तो मैं यहां पे न्यू फ्लोट लिख सकता हूं, ठीक। तो एक पॉइंटर
उसके एड्रेस को स्टोर करके रख लेगा। कि ptr1 एक पॉइंटर है जो स्टोर कर रहा है एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को। ठीक, तो मेरा ये ptr ऐसा दिखेगा और ये पॉइंट कर रहा है इसको। फ्लोट वाले के लिए मान ली यहां पे उसने मेमोरी दे दी, इसका है 600, तो ptr1 इसको स्टोर करके रखेगा। क्लियर है? हां जी भैया क्लियर। भैया अभी आपने बताया था जो मेरा एरे होता है, एरे को मैं कैसे मेमोरी एलोकेट करा सकता हूं इस वाले रीजन में। मैंने कहा उसका तरीका भी बहुत सिंपल। ठीक, क्या करना है, पहले न्यू मतलब हीप वाले को एक्टिवेट कर दो, हीप वाले को एक्टिवेट कर दो। ठीक है, मुझे एरे चाहिए, हां जी, तो मैंने एरे को ऐसे लिख दूंगा। कितने ब्लॉक की तुम्हें रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा 20 ब्लॉक की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 20 साइज का मुझे एक एरे चाहिए। ठीक है, और एरे किस टाइप का चाहिए? इंटर टाइप का, जो इंटर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता होगा। तो ये आपको 20 ब्लॉक दे देगा जो इंटर टाइप के होंगे। ठीक है, और वो इसका एड्रेस रिटर्न करके आपको दे देगा और उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक पॉइंटर में ले लेता हूं P1। ठीक है, P1 एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक इंटर टाइप की वैल्यू को। क्लियर है? हां जी, तो इसने आपको 20 ब्लॉक ऐसे करके दे दिए और ये पहला वाला जो ब्लॉक होगा ये भी 0th इंडेक्स वाला होगा, उसका एड्रेस आपको रिटर्न करके दे देगा और P1 इसको स्टोर करके रखेगा। मान लीजिए वो 200 मेमोरी लोकेशन पे है तो यहां पे 200 स्टोर मेरा हो जाएगा। क्लियर है आपको? हां जी भैया, ये पॉइंट मुझे क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है? हां जी भैया। अब आप पूछ सकते हैं कि जब मैं ये मेन फंक्शन लिखता हूं इंट मेन, ऐसे लिखता हूं, तो मान लो मैंने इतना काम किया कोड में। ठीक, अब आप बोलोगे भाई ये इंट पॉइंटर ptr, फ्लोट पॉइंटर ptr1, इंट पॉइंटर p1, इनको कहां मेमोरी मिलती है? इनको भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी मिलेगी। इसको मान लो 800, 1000, 2000, इसके अंदर स्टोर है 500। ठीक, ये ptr क्रिएट ही तो हुआ है। हां जी, ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ये p1 भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ये ptr1 भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ये कहां स्टोर होंगे? ये क्या स्टैक में स्टोर हो रहे होंगे या हीप में स्टोर हो रहे होंगे? बताइए। तो भाई ये स्टोर हो रहे हमारे स्टैक में। ऐसा क्यों हुआ? ये हीप में क्यों नहीं स्टोर हो रहे? ऐसा क्यों होगा? थोड़ा सोचिए। देखो, जब आपका ये मेन फंक्शन बना होगा, ठीक है, अभी आप वो भूल जाइए, तो मुझे पता है इस वाले पोर्शन को कहां मेमोरी मिली होगी, बताइए कहां मिली होगी? स्टैक के अंदर। तो मान लीजिए स्टैक मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है कि भैया इतनी मेमोरी मुझे मेन फंक्शन के लिए मिल गई है। ठीक है, उसने पीटीआर को देखा, पीटीआर उसने यहां पे उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, उसने ptr1 को यहां पे एलोकेट कर दी, p1 को उसने यहां पे एलोकेट कर दी। क्लियर है? हां जी भैया, यहां पे उसने मेमोरी एलोकेट कर दी। ये मेरा यहां तक स्टैक है और ये उसके बाद मेरा हीप रीजन आता है। ये ptr पॉइंट एड्रेस कंटेन कर रहा है इस हीप रीजन के, जहां पे मेरा ये कौन सा जो न्यू इंट वाला है जो मैंने क्रिएट करके रखा हो। ये ptr1 भी उसी एड्रेस, ptr1 किसी के एड्रेस को कंटेन करके रख रहा है। किसका? ये फ्लोट टाइप का। p1 भी मेरे एक जो मुझे एरे एलोकेट हुआ था उसके 0th इंडेक्स वाले को एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है। इसलिए ये आएंगे मेरे स्टैक में, ना कि मेरे हीप में। अगर इनको भी मैंने अगर हीप में डाल दिया तो इनको मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? ना तो मुझे ptr का एड्रेस पता है, ना ptr1 का पता है, ना p1 का पता है। हाँ जी, जब ये मेरे स्टैक के अंदर प्रेजेंट है तो इसके लिए मेरे पास क्या है? सिंबल टेबल है। वहां पे मैं आराम से समझ सकता हूं कि ptr का मतलब क्या है, ptr1 का मतलब क्या है, p1 का मतलब क्या है। वहां पे पूरा सेव रहता है मेरा डेटा कि p1 मतलब कि भाई वो है मेरा 800 लोकेशन पे सेव, ptr1 मतलब वो है मेरा ptr1 की तरह ओके 2000 मेमोरी लोकेशन पे सेव, ptr मतलब वो है मेरा कहां पे सेव, 1000 मेमोरी लोकेशन पे सेव। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट होगी मेरी? कहां पे? सिंबल टेबल पे। तो जैसे ही मैं ptr को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि उसकी लोकेशन ये रही 1000। तो मैं वहां पे गया 1000 लोकेशन पे इसमें स्टैक में, और यहां से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर है? वहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये यहां ना होते हुए यहां प्रेजेंट होते यहां पे, तो क्या मैं इनको एक्सेस कर सकता था? क्या मैं इनको एक्सेस कर सकता था? उसे पता कैसे चलता कि ptr1 का एड्रेस कहां पे है, ptr1 कहां पे स्टोर हो रखा है? उससे रिलेटेड तो कोई सिंबल टेबल उसने क्रिएट ही नहीं करी अभी तक।
तो आई होप आपको ये चीजें सेंस बना रही होंगी कि भैया मेन फंक्शन वाला यहीं पे स्टोर होगा, लेकिन जब मैं जो न्यू इंट वाली जो भी चीजें मैं लिख रहा हूंगा, ठीक है, वो सब मेरे हीप में जाके क्रिएट होंगे। ठीक, हां जी। अब इसको थोड़ा बैक करते हैं, इसको यहीं लिखते हैं। हां जी, अब मान लो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कोड कंप्लीट हो गया, ये भी कोड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका फंक्शन कंप्लीट। जैसे ही मेरा मेन फंक्शन कंप्लीट होता है, इसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। मैंने बताया था आपको, हाँ जी भैया, कि जैसे तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें यहां से मेमोरी को रिलीज कर देंगे। लेकिन जो हीप वाला रीजन है वो अभी भी ऑक्यूपाइड है, वहां पे अभी भी डेटा को रखा हुआ है। इस डेटा को मैं रिमूव कैसे करूं? ये तो अभी भी है, स्टैक ने अपना काम कर लिया, ठीक है, मेरा मेन फंक्शन था, मैंने कोड जो भी मुझे करना था मैंने वो कंप्लीट कर दिया, मेरा कोड खत्म हो चुका है। ठीक, अब मुझे इन मेमोरी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भैया इनको डिलीट कैसे मारूंगा? हीप खुद से डिलीट नहीं मारेगा, हीप खुद से डिलीट नहीं मारेगा, स्टैक कर देता है कि भैया जैसे मेरा ये ब्लॉक खत्म हुआ मैं मेमोरी रिलीज कर दूंगा। जैसे F1 का काम खत्म हुआ F1 वाला बाहर, F2 का काम खत्म हुआ F2 वाला बाहर, F3 का काम खत्म हुआ F3 वाला बाहर। कहां से? स्टैक से। लेकिन हीप वाला वो काम नहीं करता, उसको मुझे ही करना पड़ेगा। उसको किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? उसके लिए एक कीवर्ड है मेरा, क्या? डिलीट। क्या है? डिलीट। डिलीट नाम का एक कीवर्ड होता है जो इस मेमोरी रीजन को क्या करा सकता है? मुझे रिलीज करा सकता है। ठीक, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो यहां पे मैंने ये चीजें लिख दी। अब जब आपने ये काम कर लिया, आपने अपना पूरा कोड लिख दिया, तो भैया लास्ट में ना आप एक काम कर दिया करो, मेरा पूरा कोड खत्म हो चुका है, इस मेन फंक्शन से बाहर जाने से पहले आपको एक काम करना है, इस मेमोरी को रिलीज कराना है। कौन सी वाली? जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, जिसको पीटीआर1 पॉइंट कर रहा है, जिसको P1 पॉइंट कर रहा है। ठीक, उसको मैं इस डिलीट कीवर्ड की हेल्प से कर सकता हूं। तो मुझे सिंपली लिखना है, अगर मेरे को इस टाइप की मेमोरी को रिलीज कराना है तो मुझे सिंपली लिखना है डिलीट PTR। ठीक, डिलीट PTR1। क्लियर? इसमें जब मेरा एरे होता है तो एरे को डिलीट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है कि डिलीट उसको बताना पड़ता है कि भैया मैं एरे को डिलीट कर रहा हूं, तो इस टाइप से, और उसका नाम P1। तो एरे के लिए आप ये यूज करोगे। बाकी अगर आपने एक एक वेरिएबल ले रखे हैं तो आप ऐसे करके उन्हें कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया डिलीट PTR का मतलब क्या है? ये PTR को डिलीट कर दो, ये क्या इसका मतलब? नहीं, डिलीट PTR का मतलब ये है कि PTR जिसको पॉइंट कर रहा है, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करो। ठीक, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये मेमोरी रिलीज। ठीक, फिर मैंने डाला डिलीट PTR1, तो PTR1 जिसको इंडिकेट कर रहा है उसको रिलीज कर दो। क्लियर है? हाँ जी। P1 जब मैं डालो डिलीट, ये बोला एरे P1, इसको पता चल गया कि एरे है, इसको पता चल चुका है, तो भैया ये बोलेगा इस वाली मेमोरी ब्लॉक को रिलीज कर दो। क्लियर है? हाँ जी। अब जैसे ही आप अपने इस मेन फंक्शन से बाहर निकले, ये भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे इस टाइप से। आई होप आपको ये चीजें सेंस बना रही होंगी कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। बनाया सेंस इस चीज ने कुछ आपका? हाँ जी भैया, बनाया तो है। ये चीजें चमक रही हैं कि ये हर एक पॉइंट आपको क्लियर है, कैसे मेमोरी एलोकेशन इसका हो रहा है। हाँ जी भैया, क्लियर हो चुका है कि मेमोरी एलोकेशन मुझे किस तरीके से हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट जो सेम क्वेश्चन हो सकता है कि भैया क्या यहां पे ये नंबर जो है ये कांस्टेंट ही होना चाहिए क्या, या ये फिर वेरिएबल भी हो सकता है? मैंने कहा ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, तो वेरिएबल का बोलने का मतलब कि मैंने एक इंट n लिया, n लिया, अगर मुझे n साइज का एरे चाहिए, n साइज का एरे चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कौन कर सकता है? एक हीप कर सकता है। कर सकता है ना? हाँ जी भैया। तो मैं लिख दूंगा न्यू इंट, इस टाइप से एक एरे दे दो n साइज का, जिसमें जो है इंट टाइप का, और कहां से चाहिए? उसे हीप से चाहिए। तो ये पॉइंटर मुझे देगा तो उसको मैं स्टोर करा के रख लूंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी। अब आप इसको नॉर्मल जैसे हम अपने एरे को एक्सेस करते थे पॉइंटर की हेल्प से, वही सेम काम मैं यहां पे इसमें करवा सकता हूं बड़े आराम से। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। अब हमने वापस सीखा था
कि भाई जो वेक्टर होते हैं, ठीक, अब आगे जाके हम और भी सीखेंगे, जैसे हम स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, मतलब जो एचटीएल की चीजें हैं, इनको जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कहां होता है वेक्टर को, जब वेक्टर इंट लिखते हैं ना, तो इसको मेमोरी एलोकेट होती है मेरी हीप के अंदर। कहां? हीप के अंदर। पर भैया वहां पे तो मैंने कभी भी डिलीट वेक्टर करके ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा था मेमोरी रिलीज कराने के लिए। मैंने कहा यही वेक्टर की खासियत है, वेक्टर मेमोरी तो ले लेगा हीप से। किससे? हीप से। उसे पता ज्यादा मेमोरी वहीं पड़ी है, ले भी लेगा, पर जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ वो अपनी मेमोरी खुद ही रिलीज करा देते हैं, और यही एचटीएल को पावरफुल बनाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? हां जी। जब मैं वेक्टर इंट वी एन लिखता हूं, ठीक है, मान लो एन की वैल्यू 5 है, तो आपको ये हीप के अंदर एलोकेट हो गए ये ब्लॉक। क्लियर? जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली खुद ही रिलीज करवा देगा। ये वेक्टर की खासियत होती है। ये हमारे जो नॉर्मल एरे थे उनके पास ये पावर नहीं थी। तो आई होप ये भी आपको सेंस बना रहा हो। हाँ जी भैया। अब यहां पे अभी मैंने आपको बोला था इसको मैं स्टैटिक मेमोरी कह रहा था, किसको? स्टैक वाले को। इसको मैं कह रहा था डायनेमिक मेमोरी। ऐसा क्यों कह रहा था अब मैं आपको वो भी समझा देता हूं सिंपली। मैंने आपको हमेशा कहा था, ठीक, जब मैं मेमोरी का जब मैं अपनी मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम पे करूंगा, किसका? मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम पे करूंगा, क्योंकि इनिशियली मुझे पता नहीं होगा कि एन का साइज क्या होगा, मुझे अपने प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, तो मेरा प्रोग्राम उस टाइम पे रन ही हो रहा है, ठीक। तो जब मैं रन टाइम पे अपने को मेमोरी एलोकेशन करवाता हूं तो उसको कहते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर है? हाँ जी। और हम चाहते हैं कि वो मेमोरी हीप के अंदर ही आए। क्लियर है? हाँ जी भैया। और स्टैटिक मेमोरी मतलब जो हमें पहले से ही पता होता है, ठीक, मैं इंट ए बना रहा हूं, उसमें 10 रख दिया, बी 3 रख दिया, तो ये इनको कहूंगा मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि भैया एक ए वेरिएबल चाहिए, एक बी वेरिएबल चाहिए। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं इंटीजर ARR 100, तो इसको कंपाइल टाइम में ही पता है कि मुझे 100 ब्लॉक चाहिए, 100 ब्लॉक चाहिए इंटरटाइप के, इसको पहले ही पता है, ठीक। लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन इसे कब मिलेगी? रन टाइम में मिलेगी, जब यूजर इनपुट डालेगा। इसलिए मैं इसको स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कह रहा हूं। डायनेमिक मेमोरी मुझे कब पता चलती है मेमोरी का एलोकेशन कब होता है? वो मेमोरी एलोकेशन जो मेरा रन टाइम में हो रहा हो, कि यूजर बता रहा कि नहीं मुझे इतने वेरिएबल और चाहिए, या फिर इतना बड़ा साइज का मुझे एरे चाहिए। कंपाइल टाइम मतलब कि मैंने कोड लिख लिया यार, वहीं पे मुझे पता चल चुका है कोड देख के कि भैया मेरे मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। मैंने देखा एक ए है, एक बी है, एक एरे है जो मेरा 100 साइज का है, तो इस टाइप की मेमोरी को कहां एलोकेट होती है? स्टैक के अंदर। उसको मैं कह देता हूं स्टैटिक मेमोरी, ठीक। तो उसको मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कह सकता हूं। तो हमने ये चीजें कवर कर ली है। हाँ जी भैया, ओके, यहां तक हम अच्छे से सब कुछ समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे और उसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने कुछ कीवर्ड सीखे हैं कि भैया हम हीप में कैसे मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं, तो चलो उस चीज को अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मान लो मुझे अगर किसी वेरिएबल के लिए हीप में मेमोरी एलोकेट करानी है तो कैसे करा सकता हूं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेरिएबल के लिए हीप मेमोरी एलोकेट करो। तो ये कर लेते हैं। तो कैसे मैं कर सकता हूं? मान लो मुझे इंट के लिए चाहिए, तो न्यू इंट लिखूंगा, ये मुझे एड्रेस रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? एड्रेस। उसको मुझे स्टोर कराना पड़ेगा, तो मैं एक इंटीजर पॉइंटर PTR ले लेता हूं और उसके अंदर इसको स्टोर करा देता हूं। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो इस तरीके से मैं ये जो भी एड्रेस मुझे रिटर्न करके देगा उसको मैं स्टोर करा सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे करूं cout PTR, तो ये उस एड्रेस को प्रिंट कर देगा इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। अब ये जो मेमोरी मिली है, अगर मुझे उसके अंदर वैल्यू डालनी हो तो वैल्यू कैसे डालूंगा? वो भी बहुत सिंपल है, मैं पॉइंटर PTR करके उसके अंदर वैल्यू भी डाल सकता हूं, ठीक। और उसके बाद इसको प्रिंट भी करा सकता हूं। तो ये अगर मैं रन करूं तो उसके अंदर मेरी वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो मतलब जो ब्लॉक मुझे असाइन हुआ है, अगर उस ब्लॉक के अंदर अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो इस तरीके से मैं डाल सकता हूं, जैसे हम नॉर्मल पॉइंटर को यूज करते हैं। तो वैल्यू असाइन, ओके।
अब इसके साथ ही अगर मैं आपके बात करूं कि भैया अगर फ्लोट टाइप का हो, न्यू फ्लोट पॉइंटर ptr2 इक्वल टू न्यू फ्लोट, ठीक, हाँ जी भैया, और उसके बाद मैं ptr2 के अंदर एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को डाल देता हूं 3.6 और सी आउट पॉइंटर ptr2, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहां पे मैं एंडल लिख देता हूं ताकि मेरा आंसर सही आए, यहां पे मैं एंडल लिख देता हूं ताकि आंसर सही तरीके से आए। इसको रन कर लेते हैं और रन करने के बाद मेरा आंसर आ रहा 5 और 3.6 कि भैया अगर मुझे किसी वेरिएबल के लिए हीप में मेमोरी एलोकेट करानी है तो मैं इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करा सकता हूं। उसके बाद मुझे उसके अंदर वैल्यू डालनी है तो मैं उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी डाल सकता हूं। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर हो चुका है। अब मान लीजिए मैं यूजर को ही बोल रहा हूं इंटीजर n, सी इन n, बताओ कितने साइज का तुम्हें एरे चाहिए। तो यूजर ने बता दिया कि भैया मुझे n साइज का एरे चाहिए, ये यूजर मुझे बता रहा है। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सिंपली इंट, सॉरी यहां पे सिंपली न्यू इंट, और कितने साइज का चाहिए मुझे एरे, n साइज का, तो ये मैंने लिख दिया और ये मुझे एड्रेस रिटर्न करके दे देगा जो इसका 0th इंडेक्स वाला होगा। तो उसको मैं स्टोर करा लेता हूं इंटीजर पॉइंटर p पे। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं क्या ये हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं बोल देता हूं इसे कि भैया तू मुझे 8 साइज का दे दे, तो 8 मैंने इनपुट पे डाल दिया तो मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब आपने एक चीज देखी होगी, पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 3.6 प्रिंट हुआ, फिर उसने इसके लिए मिलने स्पेस छोड़ा था। यहां पे मैंने अब 8 डाला तो मेरा कोड खत्म हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे मैं डाल देता हूं सी आउट एंटर द साइज ऑफ एरे, कितने साइज का तुम्हें एरे चाहिए। इसको हटाते हैं तो देखो सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 3.6 प्रिंट हुआ, अब इसने बोला एंटर द साइज ऑफ एरे, तो मैंने बोला 6 साइज का मुझे एरे चाहिए, तो मुझे 6 साइज का एरे मिल जाएगा। अब अगर मैं चाहूं तो इस एरे में अपने तरफ से खुद वैल्यू डाल सकता हूं। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं 1 से, कि 0th इंडेक्स में 1 आएगा, अगले वाले इंडेक्स में 2 आएगा, इस टाइप से मैं वैल्यू डालना शुरू करता हूं। तो वैल्यू कैसे डाल सकता हूं, ऐसे करके डालते हैं, वैल्यू डालू तो सिंपल है मेरे लिए कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस, यही करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, तो pi इक्वल टू क्या कर दूंगा, i प्लस 1, सही है ये? हाँ जी भैया ये बिल्कुल सही है। फिर प्रिंट करा देते हैं, करा दो, सेम कोड होगा ऊपर वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं और सी आउट pi कर लेता हूं इस तरीके से। इसको रन कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। एंटर द साइज ऑफ एरे, मैं 8 डाल देता हूं, तो इसने 1 से लेकर 8 तक नंबर प्रिंट करा दिए हैं। तो इसने एक एरे क्रिएट करा है इंट n नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक, क्योंकि इस पॉइंटर को मैं अब एरे की तरह यूज कर सकता हूं, तो उसके अंदर वैल्यूज भी सारी चली गई हैं। उसके बाद मैंने उनको सिर्फ प्रिंट करा दिया, तो इसने 1 से लेकर 8 तक उनके अंदर जो भी वैल्यू रखी थी उनको प्रिंट करा दिया है। क्लियर है ये? हाँ जी भैया क्लियर है। अब अगला जो टास्क है कि भैया डिलीट कीवर्ड का यूज करना, ठीक, हाँ जी। तो अगर मैं डिलीट ptr1 करता हूं तो ये इस ptr1 वाले की मेमोरी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अच्छा ptr1 नहीं है, ptr है, ओके। तो जितनी भी मेमोरी इस इंट वाले ने ली है वो रिलीज हो जाएगी हीप से। क्लियर है? हाँ जी। तो इसको रन करते हैं, तो हमने रन किया, इसमें 5 डाल देते हैं, 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो गए, अब वो सब चीजें डिलीट भी हो चुकी हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर अगला डिलीट ptr2 मैं कर रहा हूं, रन करा। अब जो फ्लोट को जो भी मेमोरी मिली थी, पहले यहां पे एरे का साइज डालना पड़ेगा 6। अब जो इस ptr2 को जो भी मेमोरी मिली थी इस फ्लोट वाले को, वो मैं रिलीज कर चुका हूं। किसकी हेल्प से? डिलीट ptr2 की हेल्प से। डिलीट ptr2 में ptr2 डिलीट नहीं होगा, डिलीट क्या होगा, जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है हीप में, जो ये फ्लोट वाली वैल्यू, ये भी फ्लोट वाली मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो रिलीज हो जाएगी। अब अगर एरे वाले को डिलीट मानना है, जो एरे को मेमोरी एलोकेट हुई है, तो सिंपली आपको ये लिखना है डिलीट और p कर दो,
इसको क्लियर कर देते हैं, इसको रन कर लेते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे 5 डाला तो भैया ये सारी मेमोरी मेरी अब क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है कि जो जो काम मुझे करना था वो काम मैं कर चुका हूं। लास्ट में जो भी मेमोरी आपने ली है उनको आप रिलीज भी करते रहें। तो डिलीट कीवर्ड क्या यूज करता है, क्यों यूज होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भैया जो मेमोरी मेरी हीप में एलोकेट हो रही है उसको मुझे रिलीज भी करवाना होता है सिंपली। हाँ जी भैया। और जो ये मेमोरी और जो ये मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है यहां पे, ये हो रहा है मेरा डायनेमिकली। ठीक, कैसे डायनेमिकली, जहां जहां पे आपको न्यू दिख रहा है, जहां जहां पे आपको न्यू दिख रहा है, ये सब मेरा आएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे। जब भी आप वेक्टर वगैरह क्रिएट करते हैं वो भी मेरा किस में आता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। आई होप आपको ये चीजें चमक गई होंगी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा, आपको पता चला होगा कि भैया पॉइंटर का यूज केस और भी बहुत सारे हैं जो हमें ऑलरेडी पता नहीं थे कि भैया अगर मुझे हीप में मेमोरी एलोकेट करानी है तो वहां से मुझे एक एड्रेस मिलता है और उस एड्रेस को मुझे स्टोर कराना पड़ता है अपने पॉइंटर के अंदर। तो जब भी मुझे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो तो मैं चले जाता हूं हीप के पास हाथ जोड़ के, भैया मुझे दे दीजिए मेमोरी। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भैया मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।